हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे उनके हर टॉपिक को देखेंगे, इनसे जो भी क्वेश्चन बनेगा हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेशन है हमारा, ये बहुत इंटरेक्टिव रहने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज़ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, वो सी राजागोपालचारी थे, जीवी मावलंकर थे, BR कृष्णा थे या N माधवराव थे। तो इसका सही आंसर है जीवी मावलंकर। जो जीवी मावलंकर जी थे ये इंडिपेंडेंट इंडिया, देखो यहाँ पे जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था उसके पहले अध्यक्ष थे, पहले स्पीकर थे। अब ये जो सी राजागोपालचारी हैं ये कौन थे। ये जो थे ये भी पहले ही थे, लेकिन क्या ये पहले इंडियन थे, मतलब पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने थे। गवर्नर जनरल बने थे किसके, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के, मतलब स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, उसके बाद है, अब इसमें से दो कन्फ्यूज़न होते हैं। एक तो क्वेश्चन हो गया कि पहले इंडियन गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के, और पहले गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो कौन थे। वो थे माउंट बैटन। ठीक है, लॉर्ड माउंट बैटन थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अपनी कॉपी में इसको ज़रूर नोट कर लीजिए कि पहले इंडियन पूछा जाए, पहले भारतीय होंगे। अगर पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है इंडिपेंडेंट इंडिया के तो सी राजागोपालचारी होंगे, लेकिन अगर फर्स्ट पहला गवर्नर जनरल पूछा है इंडिपेंडेंट इंडिया का तो वो होंगे माउंट बैटन। ठीक है, उसके बाद है N माधवराव। अब N माधवराव कौन थे। M माधवराव जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी, आप सबको पता होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। ठीक है, ड्राफ्ट करा था कॉन्स्टिट्यूशन के, ये उसके मेंबर थे। ठीक है, उसके मेंबर थे। साथ में माधवराव के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इन्होंने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के BL मित्रा जी थे ना, BL मित्र जी को रिप्लेस करा था। ठीक है, BL मित्र जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद उनकी जगह पर M माधवराव जी आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां शामिल हैं। 10, 9, 12 या 14। तो इसका सही आंसर है 12। जब इनिशियल स्टेज पे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर इनिशियली यहाँ पर 8 शेड्यूल्स थे, मतलब 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में इनको ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ। 9वां अमेंडमेंट, 10वां 9 शेड्यूल, 10वां शेड्यूल, 11वां शेड्यूल और 12वां शेड्यूल। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जो 9th शेड्यूल था वो 1951 के में ऐड हुआ था। किससे ऐड हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। अब इसका काम क्या था, ये जो बनाया गया था ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए बनाया गया था, और साथ में जो ज़मींदारी थी ना, ज़मींदारी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पर, उसको ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब है 10th शेड्यूल। जो 10th शेड्यूल है उसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में से ऐड करा गया था। अब इसमें क्या है, इसमें है एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब दल बदल कानून। अगर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ और भी अच्छे से पढ़ना है तो इसकी वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए अब है 11th शेड्यूल। अब जो 11th शेड्यूल है वो पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। वो कब कैसे ऐड करा गया था, वो ऐड करा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। चलिए अब जो 12th शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पे म्यूनिसिपलिटी। ठीक है, जो कि जैसे कि म्यूनिसिपलिटी से पटना म्यूनिसिपलिटी हो गई, दिल्ली म्यूनिसिपलिटी हो गई, ये इसको ऐड करा गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। यहाँ पे म्यूनिसिपलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। चलिए ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इन द इवेंट ऑफ टाई हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कास्टिंग वोट इन लोकसभा, मतलब लोकसभा के मतदान के दौरान अगर बराबरी की स्थिति आ जाती है तो किसके पास निर्णायक मत होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास,
प्राइम मिनिस्टर के पास, लीडर अपोजिशन के पास, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास। तो इसका सही आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो लोकसभा में 100 मेंबर हैं, ठीक है। अब उन सबको किसी बिल के लिए वोट करना है कि हाँ या ना में किस बिल को पास करें या फिर ना करें, ठीक है। तो उसमें से मानो 50 लोगों ने बोला कि यस, कि ये हम अपनी साइड से इसको कहते हैं, इसको पारित करते हैं, लेकिन 50 लोगों ने बोला नहीं, हम नहीं करते। अब क्या हुआ, यहाँ पे 50-50% की हो गई। अब कौन जीता कौन हारा ये नहीं पता। तो इस टाइम पे स्पीकर आएगा और अपना वोट देगा। जहाँ जो अगर स्पीकर यस में वोट देता है तो वो बिल पास हो जाएगा, अगर स्पीकर नो में वोट देता है तो बिल नहीं पास होगा, ठीक है। तो ये हो गया टाई की पोजीशन। अब यहाँ पर आप सब पूछोगे ये स्पीकर ही क्यों है, बाकी क्यों नहीं है। बाकी इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं वो रूलिंग पार्टी के होते हैं। ऐसा माना जाता है कि रूलिंग पार्टी के हैं तो ये बिल, अगर रूलिंग पार्टी ने बिल को इंट्रोड्यूस करा है तो ये अपने उस बिल को पास कराने के लिए ही वोट देंगे, तो ये बायस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बायस डिसीजन माना जाएगा। और लीडर अपोजिशन, वो अपोजिशन के हैं जो रूलिंग पार्टी नहीं है, और अगर रूलिंग पार्टी ने बिल पास करा है तो वो भी अपने में करेगा, उस बिल को पास नहीं होने देगा। तो यहाँ पर भी बायस डिसीजन हो जाएगा कि नहीं, तो ये डिसीजन फेयर नहीं होगा, डिसीजन ख़राब होगा, ठीक है। लेकिन जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, ये ऐसा माना जाता है कि ये अनबायस डिसीजन देता है, ठीक है। ये उसकी जो पोस्ट होती है वो इसी डिसीजन के लिए मान्य होती है कि वो अनबायस डिसीजन देता है। तो इसलिए स्पीकर ऑफ लोकसभा चाहे किसी भी पार्टी का हो, रूलिंग पार्टी का होता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि वो अनबायस डिसीजन देगा और वो सही फेयर वोट ही देगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो काम दिया गया है ये स्पीकर ऑफ लोकसभा को ही दिया गया है। चलिए ये है हमारा, ठीक है। अब ये जो सीरीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ 10 MCQs की, ये पॉलिटी की है। इसी तरीके से आपको हमारे चैनल पर 8 MCQ GS की सीरीज़ मिल जाएगी जो कि लगातार चल रही है। ये तो हमारी पॉलिटी की होगी, आप 10 MCQs पढ़ाते हैं। चलिए, और अगर आपको ट्रिक से पढ़ना है तो आपको ये वाली वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और हमारे चैनल पर मंथली मैगज़ीन करंट अफेयर्स की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं मंथली, वो भी उसकी मैगज़ीन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट होते हैं। और अगर आपको 2023 की खबरें देखनी है तो हमने वो पूरा 2023 जनवरी से लेकर दिसंबर तक कवर कर रखा है 2 वीडियोस में, वो जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपको खेल की खबरों को देखना है तो उसकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर हैं। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जाके देखिए, चैनल में जाइए और उसकी सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओथ टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट इट एडमिनिस्टर्ड बाय। राज्य के राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? राज्य के राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब अगर स्टेट में गवर्नर है तो उसको जो ओथ दिलाएगा वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाएगा, ना कि प्रेसिडेंट। इसमें से बहुत सारे बच्चे होते हैं ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, वो प्रेसिडेंट लगा के आ जाते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने शपथ दिला दी गवर्नर को, ये कौन सा आर्टिकल के अंदर दिलाता है? ये आर्टिकल 159 के अंदर दिलाता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन कैन मूव टू द हाई कोर्ट डायरेक्टली इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट। अगर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन से आर्टिकल के अनुच्छेद के अंदर जाएगा, 226, 229, 32 या 29। इसका सही आंसर है 226, ठीक है। मतलब 226 के अंदर कोई भी पर्सन है, ये इंसान है, इसके मौलिक अधिकारों का हनन हो गया है तो वो कहाँ जाएगा? वो हाई कोर्ट में जाएगा या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर वो हाई कोर्ट में जाता है तो कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल के अंदर जाएगा? 226 के अंदर जाएगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो आर्टिकल 32 के अंदर जाएगा, ठीक है। ये हुई हमारी बात फंडामेंटल राइट की। अब जो फंडामेंटल राइट होते हैं ये पार्ट 3 में होते हैं, ठीक है, और साथ में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
क्वेश्चन बन के इसमें आते हैं। अब ये है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जो है ये क्या है, ये करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अब हमारे देश में माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड ऑन, मतलब लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 21 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949 या फिर 13 मई 1952। तो इसका सही आंसर है 13 मई 1952। अब ये जो है, जो फर्स्ट लोकसभा जो बनी थी, ठीक है, फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, वो बनी थी 17 अप्रैल 1952 में बनी थी, आफ्टर जनरल इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन होने के बाद बनी थी। इसका जो टेन्योर था वो 5 साल तक था, पूरा 5 साल तक था, उससे पहले वो भंग नहीं हुई थी। तो 1952 से लेकर 57 तक था इसका टेन्योर था। अब जो प्रधानमंत्री जो बने थे वो बने थे जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, पहले प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। और ये जो 13 मई है, 13 मई का मतलब है आयोजित कब हुआ था। अगर आपसे आयोजित के बारे में पूछा जाए तो 13 मई को आयोजित हुआ था पहला सत्र। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हमारी पहली लोकसभा कब बनी थी, तो बनी थी 17 अप्रैल को बनी थी, और लगभग उसके 1 महीने के बाद यहाँ पर सत्र आयोजित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल फ्रीडम इज़ प्रोटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसके द्वारा संरक्षित करी गई है? हैबस कॉर्पस, क्यू वारंटो, मैंडामस या फिर रिट। तो इसका सही आंसर है हैबस कॉर्पस। अब क्या होता है कि अगर किसी की पर्सनल फ्रीडम की बात होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए हमारे संविधान में 5 रिट दे रखी हैं। ठीक है, 5 रिट दे रखी है। कौन कौन सी रिट है? हैबस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, सर्चरी है और साथ में क्यू वारंटो है। ठीक है, ये 5 रिट है हमारी। अभी जो रिट होती हैं, ये जो कोर्ट है हमारे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये इशू करते हैं। अब ये इशू क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट या फिर मौलिक अधिकारों के को संरक्षित करते हैं। ये हमारे प्रोटेक्टोरेट होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ही इशू करते हैं इन रिट को। अब चलिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी पर्सन की पर्सनल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी रिट है, वो होता है हैबस कॉर्पस। अब हैबस कॉर्पस ये जो नाम है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। अब इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है हैबस कॉर्पस का, अगर ये मान लिया कि कोई पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन को पुलिस ने या फिर किसी भी अथॉरिटी ने, या पुलिस हो या कोई अथॉरिटी हो, उसने डिटेन कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। और ठीक है, हैबस कॉर्पस हम समझ रहे थे, यहाँ पे एक पर्सन है, इसको डिटेन कर लिया है, ठीक है, पुलिस ने या फिर किसी भी अथॉरिटी ने डिटेंशन कर लिया है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे जो इससे रिलेटेड कोई भी इसके दोस्त होंगे, कोई कुछ भी होगा, वो जाके सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील करेंगे कि अब हमें नहीं पता, हो सकता है इसको किसी गलत तरीके से डिटेन तो नहीं कर लिया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हैबस कॉर्पस की रिट निकालेगा, इशू करेगा। वो क्यों करेगा? वो ये देखेगा कहीं किसी भी पुलिस ने या फिर अथॉरिटी ने कहीं इसको इलीगल तरीके से डिटेन तो, गिरफ्तार तो नहीं कर लिया है। तो ये जो रिट होती है, एक तरीके से देखा जाए तो ये किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की लिबर्टी को बनाए रखने का काम करती है। वो कहती है कि लिबर्टी जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, इसका फंडामेंटल राइट तो नहीं छिन रहा, कहीं इसको इलीगल तरीके से डिटेन तो नहीं कर लिया। तो ये होगी हैबस कॉर्पस। तो आंसर इसका हैबस कॉर्पस ही है। अब है क्यू वारंटो। अब ये क्यू वारंटो भी रिट है, ये भी कोर्ट ही इशू करता है। यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट ये देखता है कि वैसे इसका अगर मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, कि किस अथॉरिटी से, इसका मतलब ये हो गया क्यू वारंटो का। यहाँ पे कोर्ट जो है ये देखता है, ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये किसी पोस्ट पर बैठा है। अब यहाँ पे कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट ये देखेगा कहीं ये जो पर्सन है कहीं करप्शन की वजह से इसने सीट तो नहीं खरीद ली है, ये देखेगा कहीं करप्शन तो नहीं हुआ है। ठीक है, करप्शन हुआ है, सीट तो नहीं खरीदी है। तो यहाँ पे इस पर्सन को देखेगा कि क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है, इस पोस्ट पे बैठा है, क्या इसकी एज क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल सही है,
बस यहाँ पे यही देखा जाएगा कि किस अथॉरिटी से ये सीट पर बैठा है, किस पोस्ट पर बैठा है। अब है मैंडामस। अब ये जो मैंडामस है इसका मीनिंग होता है वी कमांड, कि ये कमांड प्रोवाइड करती है। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर भी कोर्ट ही इसको इश्यू करता है। और इसमें देखा जाए तो एक पर्सन है, किसी पोस्ट पर बैठा है। अब इस किसी पोस्ट के साथ उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ आती हैं। अगर वो ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करता है तो कोर्ट इसको आदेश देता है कि ये तुम इस पोस्ट पर बैठे हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी ड्यूटी है ये काम करना। तो कोर्ट यहाँ पे इसको हड़काता है और बताता है इस रिट के अनुसार कि ये आपकी ड्यूटी है, इसको परफॉर्म करो वरना हम आप पे एक्शन ले लेंगे। तो ये होगी हमारी रिट सारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ द चेयरमैन who was the chairman of drafting committee of the constitution of India, मतलब कि संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। अभी आपको मैंने पहले भी कुछ देर पहले बताया था ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, दोबारा देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो 29 अगस्त 1947 में बनी थी। साथ में इसमें जितने भी 7 मेंबर थे इसमें, ठीक है, मतलब कि 7 लोग थे। अब 7 लोग कौन कौन थे, एक थे बी आर अम्बेडकर तो चेयरमैन ही थे, आप सबको पता होगा। फिर थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी। अभी जो के एम मुंशी जो थे ये ओनली कांग्रेस मेंबर थे, ठीक है, ओनली कांग्रेस मेंबर थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिर थे एन माधवराव जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट थे टी कृष्णमाचारी। ये हमारे 7 मेंबर हो गए। चलिए अब ये जो मोतीलाल नेहरू जी थे, ये जो थे इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई थी, ठीक है, स्वराज पार्टी बनाई थी सी आर दास के साथ। अब सी राजा गोपालचारी वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जो सरदार पटेल जी थे ये भी चेयरमैन थे, लेकिन कौन सी कमेटी के थे, ये चेयरमैन थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के ये चेयरमैन थे। और एक और कमेटी के चेयरमैन थे, वो चेयरमैन थे एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन जो एडवाइजरी कमेटी थी ये किस पर थी, ऑन द फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ ट्राइबल एंड एक्सक्लूसिव एरिया, इस पर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू हाउ मैनी माइल्स, ठीक है। यहाँ पर होता है भारत का प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने मील की दूरी तक है। तो इसका सही आंसर है 12 नॉटिकल माइल्स। चलिए इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अब देखिए, मानो ये हमारा इंडिया का कोस्ट लाइन है, ठीक है। अब इंडिया की कोस्ट लाइन या फिर कोई सी भी कोस्ट लाइन एकदम सीधी तो होती नहीं है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। अब इसमें तो कोई लाइन हम खींच नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के लिए हम इस कोस्ट लाइन को एकदम सीधा मान लेते हैं। ऐसे कोई भी लाइन खींच ली, ऐसे हमने लाइन खींच ली, तो ये हमारी जो लाइन हो जाएगी, ये लाइन हमारी हो जाएगी बेस लाइन। इसको हम क्या मानेंगे, ये हमारी होगी बेस लाइन। चलो ये हमारी होगी बेस लाइन। अब इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी एरिया होगा उसको हम बोलेंगे टेरिटोरियल वाटर। उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स से यहाँ तक दोबारा 12 नॉटिकल माइल्स, या फिर यहाँ से समझ लो कि यहाँ पर हो जाएगा 24 नॉटिकल माइल्स, उसको हम बोलेंगे कॉन्टिगुअस जोन, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसी बेस लाइन से यहाँ तक मतलब कि पूरा का पूरा 200 नॉटिकल माइल्स, उसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब उसके बाद जो भी बचा वो हमारा हो जाएगा हाई सी। अब ये जो टेरिटोरियल वाटर है यहाँ पर, ये हमारे इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है 12 नॉटिकल माइल्स तक। यहाँ तक हमारी पूरी संप्रभुता है, मतलब हमारी पूरी सॉवर्निटी है। अब इस पानी में हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फिशरीज पकड़ें, यहाँ पे हम कोई भी माइन करें, कोई भी इंडस्ट्री लगाएं, कुछ भी करें, ये हमारा पूरा अधिकार है, हमें कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है यहाँ पे हमारी फुल सॉवर्निटी है,
पूरी की पूरी प्रभुता होती है 12 नॉटिकल माइल्स तक। लेकिन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यहाँ पर भी हमारी सॉवरेनिटी है, लेकिन सॉवरेनिटी जो है वो कुछ कम हो जाती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। अब लेकिन जो हाई सी होता है ये सबके लिए खुला है, यहाँ पर कोई सी भी कंट्री आके कुछ भी करे, किसी को कोई मतलब नहीं होता, कोई किसी पे केस इसमें डाल नहीं सकता है, वो सबका अधिकार है हाई सीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज अ सिस्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज इंट्रोड्यूस करा फर्स्ट टाइम सिस्टम, मतलब इनमें से कौन से राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था पहली बार शुरू की गई। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान वो पहला राज्य था जिसने पंचायती राज को इंट्रोड्यूस करा था। और कब करा था? 2 अक्टूबर 1959 में करा था। और कौन सा जिला था? वो जिला था नागौर जिला था। ठीक है। अब इसी के बाद तुरंत इसके बाद आंध्र प्रदेश ने ठीक है, आंध्र प्रदेश ने भी पंचायती राज की व्यवस्था शुरू कर दी थी। 1959 में भी इसने कर दी थी। अगर हम पंचायती राज के बारे में देखें तो ये पार्ट 9 के अंदर आता है। और आर्टिकल अनुच्छेद अगर हम देखें तो आर्टिकल 243 से 243O तक इसमें जाते हैं। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको 10 क्वेश्चंस में बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिए। अब ये वो क्वेश्चन थे जो कि बार बार रिपीट होते हैं और हम लोग इनको गलत कर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।